I will call him a clown 10 times, not once. सूबे का वजीर आला इमरान के लिए मरने की बात कर रहा है, लेकिन 2,500 पख्तूनख्वा के अवाम जो मर रहे हैं उससे एक लफ्ज़ नहीं निकला, तो I will call him a clown 10 times, not once. I will call him a clown 10 times, not once. आप किसी की पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करें कि ये वायबल नहीं है, ये ठीक नहीं है, लेकिन इस बुनियाद पे कि वो बंदा इमरान खान की तारीफ़ कर रहा है, तो आप उसको क्लाउन कहें, ये मेरा ख्याल है कि उस ऐवान की, उस सूबे के लोगों की, जिसको कलेक्टिव विजडम हम कहते हैं, उसकी तौहीन है। फिर बाद में वो थोड़ा चिढ़ भी गए, उन्होंने कहा जी मैं उनको एक बार नहीं, मैं 10 बार क्लाउन कहूँगा, और उस पर बहुत रद्द अमल आया। वो कहते हैं इमरान खान के दौर में पॉजिटिव रिपोर्टिंग कर रही है, अभी बहुत सारी पॉजिटिव रिपोर्टिंग है कि जी ये इमरान खान ने असेंबली तोड़वाई है, जी ये इमरान खान ने जो है वो चीफ मिनिस्टर बनवाया, तो इमरान नहीं बनवाया है। मरीम नवाज को चीफ मिनिस्टर नवाज शरीफ ने बनाया ना, मुराद अली शाह को किसने बनाया है? जरदारी साहब ने बनाया है। हमारे न्यूज़ एंकर्स के साथ आम आदमी लाइफ रिलेट नहीं कर सकता। आप जब ये कहते हैं कि मीडिया में जर्नलिज्म और एक्टिविज्म, तो क्या मीडिया का स्ट्रक्चर जर्नलिज्म कर रहा है? नहीं कर रहा। जब उनका टारगेट नहीं है तो आप इंडिविजुअल से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? ये सारे जर्नलिस्ट ही हैं, लेकिन वो खास लाइन के जर्नलिस्ट हैं। बिल्कुल ऐसी है। पीटीआई को कल्ट यहाँ पे कहते हैं। क्या ये तासुब दुरुस्त है आपके ख्याल से? पाकिस्तान में जमहूरियत का ग्राफ बेहतर हो गया है। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक का जो ग्राफ है वो बेहतर हो गया है। पाकिस्तान में इंसाफ का ग्राफ बेहतर हो गया है। पाकिस्तान में जो लोगों की फंडामेंटल राइट्स हैं और जो नीड्स हैं वो ग्राफ बेहतर हो गया है, वो बहुत बेहतर हो गया है। लेकिन फाशिस्ट इमरान खान, अली अमीन गंडापुर को हटाने का फैसला आपके ख्याल से दुरुस्त है? अगर गंडापुर इमरान खान को रिहा नहीं करवा पाए तो सोहेल अफरीदी कैसे रिहा करवा लेंगे? इमरान खान की रिहाई का फैसला ना सोहेल अफरीदी ने करना है ना अली अमीन गंडापुर ने करना है। इमरान खान की रिहाई का फैसला इमरान खान ने करना है। क्या नवाज शरीफ का ग्रुप अलग नहीं है? वो नवाज शरीफ ग्रुप के लोग आज कहाँ पे हैं? साइड लाइन है। हेडलाइन है। शहबाज शरीफ साहब के ग्रुप के लोग हैं। इसी तरह से पंजाब में क्या हमजा शहबाज के लोग आज सूबाई काबीना में एंटरटेन किए गए हैं? नहीं किए गए। 2013 में आपकी गवर्नमेंट कहाँ पे थी? खैबर पख्तूनख्वा में। इमरान खान ने कहाँ वक्त गुजारा? पंजाब में। चाहते तो कहते भाई मेरी गवर्नमेंट है, जाओ सुपर प्रोटोकॉल एंजॉय करो, नहीं किया। तहरीक इंसाफ का क्राइसिस जो है वो पंजाब है और पंजाब में लीडरशिप नहीं है। वो कहते हैं कि आप अमेरिका की दोस्ती से वैसे ही डरना चाहिए और इतनी ज़्यादा दोस्ती से बहुत ज़्यादा डरना चाहिए, ज़्यादा डरना चाहिए। हम ट्रांजैक्शनल दोस्त हैं। अब वो कौन सी ट्रांजैक्शन होनी है ये समझ नहीं आ रही। आपको याद होगा मुशर्रफ साहब कहा करते थे कि मेरा जब दिल चाहता है मैं फ़ोन उठाता हूँ, मैं बुश से बात कर लेता हूँ। ये हम माजी में भी सुनते आए हैं, लेकिन जब जब ऐसा हुआ है उसके बाद कोई गड़बड़ ज़रूर हुई है। वो हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी। आपने एक सियासी जमात को, जो एक पॉपुलर सियासी जमात है जिसका बहुत बड़ा वोट बैंक है ग्राउंड के ऊपर, आपको पसंद हो या ना पसंद हो, आपने उसको दीवार में चुना हुआ है, लगाया नहीं हुआ, दीवार में चुना हुआ है। ये बात ठीक है, इस वक्त सिस्टम इन कंट्रोल है मुकम्मल तौर पे। आज उनकी पोजीशन बहुत बेहतर है और जेन्युइन स्टेबिलिटी उस वक्त हम समझेंगे जब आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, जब हमें पता चलेगा कि आपकी कंपनीज छोड़ के नहीं जा रही, कंपनीज मुल्क में आ रही हैं, नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। इतनी इन्वेस्टमेंट में पहले से फ़र्क आया है। आपको लगता है कि पाकिस्तान का फ्यूचर इन नए सियासतदानों के साथ ब्राइट होगा? सोहेल अफरीदी स्टूडेंट से पॉलिटिक्स से आया हुआ नौजवान है और आज वो एक सूबे का चीफ मिनिस्टर बन गए। ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अनफॉर्चुनेटली जो तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून है, जिसमें पीपल्स पार्टी है, दीगर, उनमें कोई ऐसा रिवाज नहीं है। पीटीआई की पॉपुलैरिटी की वजह भी यही है कि नौजवानों को कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट नज़र आता है। यानी आप जहाँ बैठ के इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं पीटीआई को, उनके बारे में बातें करते हैं, तो लोगों को वहाँ अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। लोगों को लगता है कि आप सेनेटर बन सकते हैं, आप एमपीए बन सकते हैं, आप एमएनए बन सकते हैं। आपको लगता है मरीम नवाज पंजाब में काफ़ी काम करवा रही है? उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। पॉलिटिकल नैरेटिव आपका सिर्फ डेड है, वो एफर्ट करती नज़र आ रही है। एक उनका सिर्फ मसला है जो मैं कहता हूँ, पता नहीं क्यों लोग उनको कबूल नहीं कर रहे। जिस नौजवान ने वोट दिया पोलिंग स्टेशन के ऊपर और उसका उम्मीदवार पोलिंग स्टेशन पे जीत गया, रात को उसको पता चला कि मेरा जीता हुआ उम्मीदवार आरओ के कमरों से हार गया, तो वो आरओ के कमरों से जीतने वालों को कैसे कबूल करें? बिलावल में और मरीम नवाज में आपको ख्याल से बेहतर कौन सा आपकी नजर? मरे। व्हाई नॉट बिलावल? जमहूरियत में गवर्नेंस पे ज़रूरी होती है, आपको काम करना है। आपको लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर कराची के मुकाबले में ज़मीन आसमान का फ़र्क तो है। कोई दो राय नहीं इसमें। आपने कराची में क्या किया? क्या एक सहाफ़ी मुंतखब वज़ीर आला को क्लाउन कह सकता है? इमरान खान ने सुहेल अफरीदी को सीएम केपीके तो बना दिया। क्या इस फैसले से तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में इजाफा होगा? क्या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रही है या आने वाले दिनों में मजीद प्रॉब्लम्स होंगी? पाकिस्तान के इंडिया से और अफगानिस्तान से ताल्लुकात कैसे बेहतर हो सकते हैं? और पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे एक तकसीम नजर आ रही है, ये तकसीम की वजह क्या है? ये सब जानने के लिए हम बात करेंगे उमर दराज गोंदल से, जो कि एक सहाफ़ी हैं और एबीएन न्यूज़ में ब्यूरो चीफ के तौर पर काम कर रहे हैं। आइए डिस्कशन का आगाज करते हैं। उमर भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।
अपने बारे में प्लीज़ बताएं कि आप किस तरह से न्यूज़ एंकर से एक ब्यूरो चीफ बन गए, ये सफ़र कैसा रहा आपका? बहुत शुक्रिया, मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है, आपने मुझे आज इनवाइट किया। मेरा ख्याल है इस सफ़र में कुछ नया नहीं हुआ। मैं एक बुनियादी तौर पे एक डिबेटर हूँ और सिर्फ ये है कि फॉरम्स बदलते गए हैं। ये वैसे ही है जैसे आप नर्सरी से आगे मूव करते हैं, स्कूलिंग की स्टेजेस तय करते हैं, फिर आप कॉलेज में जाते हैं, फिर आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही सफ़र है। मैं अपने स्कूल के ज़माने से डिबेट्स में पार्टिसिपेट करता था। कॉलेज में थोड़ा सा कम उसमें हुआ, लेकिन मैं वापस जब यूनिवर्सिटी की तरफ आया, मूव मैंने किया और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी आया। तो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी की डिबेटिंग सोसाइटी को रिप्रेजेंट किया, पायनियर्स डिबेटिंग सोसाइटी। और फिर उनकी मेहरबानी, जो हाईएस्ट अवार्ड किसी स्टूडेंट के लिए उसकी यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है वो रोल ऑफ ऑनर होता है। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यूनिवर्सिटी ने रोल ऑफ ऑनर दिया इन डिबेट्स। तो उससे फिर मैं, ज़ाहिर है वो डिबेट्स थी, तो अब सारी उम्र यूनिवर्सिटी तो कहेगी 4-5 साल के बाद निकलो भाई। तो वहीं से भी मेरा लास्ट ईयर था लॉ का। मैं पढ़ा लॉ हूँ, मैंने मीडिया नहीं पढ़ा हुआ। तो मेरा LLB ऑनर्स का 9th सेमेस्टर था। तो मेरी उस वक्त जो है वो दुनिया न्यूज़ में न्यूज़ एंकर के तौर पे मैं आया। लेकिन वो सिर्फ न्यूज़ एंकर के तौर पे नहीं था, ट्रेनिंग न्यूज़ एंकर की हुई, रिपोर्टिंग भी फिर उन्होंने मेरे से करवाई। तो वो बड़ा एक ऐसा था जिसमें वो शायद चाहते नहीं थे मुझे एंकर बनाना, लेकिन कुदरत के कुछ और ही मंजूर था। तो मैं न्यूज़ एंकर बना। वहाँ से मैंने कोई 5 साढ़े 5 साल वहाँ पे न्यूज़ एंकरिंग की दुनिया न्यूज़ के अंदर। 2021 के अंदर मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया और रिज़ाइन करने की वजह सोशल मीडिया था। मैं चाहता था कि मैं अपना डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया, चूँकि एक नया मीडियम आ गया है, वहीं से फिर मैं शिफ्ट हुआ जी PNN, जो आजकल एक न्यूज़ में कन्वर्ट हो गया। और वहाँ मैंने 1.25 साल 8 बजे की स्लॉट में शो किया। तो उसके बाद उन्होंने मुझे ऑफ़र कर दिया, कहा आप हमें नहीं चाहिए। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है। तो मैं अपना सिलसिला, चूँकि यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया तो चला ही रहा था, वो चलता रहा। तो फिर मैं 2023 के अंदर, जून 2023 के अंदर जो है, मुझे मेरे इदारा जो मौजूदा है ABN न्यूज़, उन्होंने ब्यूरो चीफ़ के तौर पे ले लिया। तो अब वो मुझे कभी ब्यूरो चीफ़ बना लेते हैं, कभी प्रोग्राम एंकर बना लेते हैं, कभी स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट बना लेते हैं, जहाँ उनको चाहिए होता है। तो कहते हैं ठीक है, मैं कहता हूँ जी भाई। वैसे हम यूजुअली हमारे मुल्क में ट्रेंड ये है कि जो न्यूज़ एंकर एक बंदा हायर होता है वो एंड पे न्यूज़ एंकर ही छोड़ के जा रहा होता है। बहुत रेयर केसेस देखे हमने कि जो न्यूज़ एंकर से प्रोग्राम एंकर बन गए। क्योंकि क्या आपको वजह लगती है इसके पीछे कि न्यूज़ एंकर में क्या वो इतना वो इंटेलेक्ट नहीं होता? मेरा ख्याल ये है कि उसमें कुछ उस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर इश्यूज़ हैं। मेरे साथ, मेरी ब्लेसिंग मेरे साथ ये हुई कि मैं जब न्यूज़ एंकर बनना चाहता था, पता नहीं उन्हें नज़र आता था, उन्हें लगता था, वो मुझे कहते थे आप रिपोर्टिंग में जाओ। मैं भागता था। हमारा फर्स्ट फ्लोर पे था ब्यूरो और ग्राउंड फ्लोर पे आपको पता स्टूडियो होता सारा कुछ। तो मैं नीचे रहता था एंकर्स के आस-पास। या मुझे लगता था कि रिपोर्टर्स बड़े कोई इन्फीरियर किस्म के लोग हैं। मेरे ब्यूरो चीफ से इरशाद रफ़ीक भट्टी मुझे पकड़ के कभी इधर से ले जाते थे, वो उनको हेड ऑफिस वाले पूछते थे गोंदल किधर है? मेरे हाथ ही नहीं आता। तो वो जो रिपोर्टिंग उन्होंने मेरे से 6 महीने करवाई शुरू के अंदर, उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। जो न्यूज़ एंकर्स वाला मसला बता रहे हैं ना, इशू क्या है? न्यूज़ एंकर्स एक एक मैं जिस तरह कोई एक्टर होता है ना, आप कॉस्ट्यूम पहनाते हैं और वो सब कुछ करता है। न्यूज़ एंकर की उससे ज़्यादा हैसियत। रोबोट्स कहते हैं इनको कि आपने जो रोबोट को कमांड दी कि उन्होंने वही डिग्रेड नहीं कर रहा, मैं खुद न्यूज़ एंकर हूँ, मुझे उसमें फ़ख्र है, मैंने बहुत सीखा, ग्रूम किया उसे। लेकिन उनकी लाइफ बहुत कम है। अब देखिए, वो ना खबर बनाते हैं, ना खबर को डिसाइड करते हैं, ना खबर कैसे डिलीवर करनी है, क्या सवाल होना है, मतलब बहुत कम उसमें उनके पास पोर्शन ना ओपिनियन दे सकते ना ओपिनियन दे सकते हैं। उनके पास सिर्फ ये है कि अच्छा सा सूट पहना है, अच्छी सी लाइट्स में आना है, जो उनको कहा जा रहा है वो करना। उसमें उनकी अपनी इन्वॉल्वमेंट इससे ज़्यादा नहीं है कि उनके बाल कितने अच्छे बने हुए, उन्होंने सूट कितना अच्छा पहना और उसकी अदायगी कितनी अच्छी कर रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। सो मेरा ख्याल ये था कि जब उन सब चीज़ों में आप जाते हैं, फिर वो प्रोडक्टिव काम नहीं है, आप कुछ इम्पैक्ट नहीं डाल रहे। तो वहाँ से मैंने सोचा कि नहीं, उसमें फ़ायदा रिपोर्टिंग का था। और मेरा आज भी ख्याल है कि हर न्यूज़ एंकर को रिपोर्टिंग करनी चाहिए। उसका वो कैनवस लाइफ का चेंज हो जाता है, उसको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बदल जाती है। तो वहाँ से मुझे वो सब कुछ हुआ। लेकिन उसके पीछे बेसिकली वो डिबेट्स थी जो आप पार्लियामेंट्री डिबेट्स करते थे, आपको आर्गूमेंट करना है, आपको बहस करनी है, आपकी अपनी लॉजिक नहीं है आपकी ओपिनियन है, आपकी ओपिनियन है, वो कोई भी ओपिनियन है, आप जैसे आपकी ओपिनियन है, तो वो एक वजह बनी मेरा ख्याल है। और मैंने मुख्तलिफ रोल्स प्ले किए हैं। जिस तरह मैंने देखें, लोग शुरू में रिपोर्टिंग में जाते हैं, मैंने रिपोर्टिंग शुरू में की, न्यूज़ एंकरिंग, प्रोग्राम एंकर। मैं दोबारा रिपोर्टिंग में इस वक्त एज ए ब्यूरो चीफ काम कर रहा हूँ, उसके साथ शो भी कर रहा हूँ। तो डिफरेंट रोल्स किए हैं, मैनेजरियल रोल भी एक तरह से ब्यूरो चीफ का। तो वो सब रोल्स के मैंने उनसे सीखा है। ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं, तो सिर्फ एक नहीं था। तो न्यूज़ एंकर आप देखें, 5-7 साल के बाद आप क्या कर सकते हैं? आप बिल्कुल वो एक ऐसा हो जाता है जैसे मुझे लगता है कि अब आप ग्रो नहीं सर, वो हम तो कहते हैं कि अपने प्रोडक्शन की लैंग्वेज के अंदर कि चेहरे की भी ना एक लाइफ है, लाइफ है, तो वो भी एक टाइम आता है वो लाइफ खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती है। न्यूज़ एंकर वेरी लाइक अब देखें ना, आप वही अंदाज में आप पढ़ी जा रहे हैं,
वही अंदाज में जिस तरह टिपिकल एक फॉर्मल। फिर एक और बात है, मैं एक और बात कहता हूँ कि हमारे न्यूज़ एंकर्स के साथ आम आदमी लाइफ रिलेट नहीं कर सकता। मैं आपको एक बात सुनाना चाहता हूँ। मेरे उस्ताद थे शाहिद मलिक साहब, जो बीबीसी के साथ रहे, बड़े क्लासिकल आदमी हैं। उन्होंने मेरी ट्रेनिंग कराई। तो शाहिद साहब क्या करते थे, जब वो कहते ना कि खबर पढ़ो, तो कहते थे गलती किया करो। मैं कहता था सर हमें तो ये शुरू से सिखाया जाता है कि आपको गलती नहीं करनी। कहते थे नहीं, उसकी एक वजह है, गलती हो जाए तो उस पर परेशान भी नहीं होना। जब आप खबर पढ़ रहे होते हैं या स्क्रीन पे बैठे होते हैं तो आपकी ऑडियंस सारे पीएचडी स्कॉलर्स नहीं है, एमफिल स्कॉलर्स नहीं है। एक तंदूर वाला भी है, एक रेडी वाला भी है, एक अनपढ़ भी है। जब आप एक ख़ास टेम्पो पे चलते हैं ना तो उसको लगता है ये कोई ख़ास मखलूक है, इसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है। जब आप गलती करेंगे, फंबल करेंगे, कुछ भी ऐसा करेंगे तो उसको लगेगा नहीं, इंसान ही है। हाँ, थोड़ा पढ़ा लिखा होगा, अच्छे माहौल में बैठा हुआ है, तो उनको आपसे रिलेट कर रहा है। तो वो मेरा ख्याल है ज़रा। हम टीवी इदारे में काम करते हैं क्योंकि हमारे दोस्तियाँ ये तो है न्यूज़ एंकर्स के साथ भी। जब हम नॉर्मल रूटीन में बैठते हैं ना तो वो अक्सर जब वही बात करते हैं तो उनका वो एक्सेंट जो होता है वो न्यूज़ी होता है, न्यूज़ी है। तो मैं हम लोग कहते हैं यार खुदा के वास्ते खबर नहीं पढ़ रहे, नॉर्मल बात उस कर वक्त लो। वो इंसान मुनासिब लग रहे होते हैं। ऐसे ही है। तो उमर भाई ये बताएं कि पाकिस्तान में जो सहाफ़त का म्यार है, बेसिकली मैं पूछना आपसे ये चाह रहा हूँ कि जैसे आपको पता है कि एक्टिविज़्म में और जर्नलिज्म में एक बहुत थिन लाइन है। हमारे सहाफ़ियों को इस लाइन की क्यों नहीं समझ आती? उसकी वजह सिर्फ सहाफ़ी नहीं है, उसकी वजह हमारे आपको एजुकेशन सिस्टम में जाना पड़ेगा। देखिए हमारे तालीमी इदारों में मुकालमे की, मुबाहिसे की कोई उस तरह से मौजूद नहीं है। अब मुझे बताएं, आप मुझे बता सकते हैं कि लाहौर में कौन से साल के अंदर या कौन सी जगह के ऊपर पूरे साल में कोई बहुत बड़ा डिक्लेमेशन होता है, ये डिबेट के इवेंट्स होते हैं एक जनरली, जिससे हमें पता चले कि आप नई जनरेशन को उसमें ट्रेन कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज है, एफसी कॉलेज है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, वो कर रहे होंगे, लेकिन जिस लेवल पे चीज़ें होनी चाहिए मुझे लगता है वो नहीं हो रही। मतलब कि वो एक सोसाइटीज़ के तक, मैं कह रहा हूँ एक आम स्टूडेंट को भी आप उसमें इन्वॉल्व करें। जब आप मुकालमे में या मुबाहिसे में जाते हैं तो आपकी ट्रेनिंग आर्गूमेंट की होती है, और उस आर्गूमेंट से फिर आप कुछ उस तरफ जाते हैं। फिर वहाँ से आप ये सीखते हैं कि क्या कहना है, और उससे ज़्यादा ये सीखते हैं क्या नहीं कहना। जब आप इंसान पैदा होता है तो उसको बोलना सीखते हैं। हम पूरी ज़िंदगी ये सीखते हैं क्या नहीं बोलना। यानी जब आप सहाफ़त और जिस एक्टिविज़्म की बात करें, यहाँ प्रॉब्लम हमारी ये है, हमने वहाँ से ट्रेनिंग नहीं की। हमारे मीडिया के अंदर कोई ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप देखिए, आप जिन न्यूज़ एंकर्स की बात कर रहे हैं, आप उनको क्या ट्रेनिंग देते हैं? आप उनको ये ट्रेनिंग देते हैं कि आपके बाल ठीक होने चाहिए, आपने कितनी तेज़ी से हेडलाइंस पढ़नी है, आपने इस टेम्पो के ऊपर खबर पढ़नी है, आपने चीखना चिल्लाना है, आपने शोर करना है। आपने उसको कभी नहीं बताया कि भाई देखो ये लफ्ज़ नहीं बोलना, ये सेंसिटिव चीज़ है, ये माइनॉरिटी से जुड़ी हुई चीज़ है, या ये किसी मज़हब से जुड़ी हुई चीज़ है, या ये कुछ सोशल जिसको आप कह सकते हैं जुड़ी। हम उनको ये नहीं सिखाते। उनको तो ये भी नहीं पता जहाँ बहक और हलाक में कब क्या कहना है या किसको क्या कहना है। बहुत सारे ऐसे अल्फाज के बारे में हम कह सकते हैं, और हमारा एक लफ्ज़, एक जुमला उस पूरी हैयत को कैसे तब्दील कर देता है, ये हम नहीं सिखाते। जब हम नहीं सिखाते तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम वो जर्नलिज्म करेंगे। और उसमें एक और भी बात है, आप जब ये कहते हैं कि मीडिया में जर्नलिज्म और एक्टिविज्म, तो क्या मीडिया का स्ट्रक्चर जर्नलिज्म कर रहा है? नहीं कर रहा। टारगेट ही नहीं है उनका जर्नलिज्म करना। जब उनका टारगेट नहीं है तो आप इंडिविजुअल से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? यानी जब एक इदारा करता है तो आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, वो जर्नलिज्म है। क्यों? उसके साथ उनका बिजनेस जुड़ा हुआ है, उनका पूरा मॉडल जुड़ा हुआ है, पीछे उनकी बड़ी-बड़ी एम्पायर्स हैं जिसको बचा रहे हैं, वो जस्टिफाइड है। तो फिर जब वो इतना कुछ कर रहे हैं तो इंडिविजुअल भी थोड़ा-सा उसमें लेवरेज तो लेता है ना। नहीं है, वो कहता है। जैसे आपको पता है कि हर डिफरेंट टीवी चैनल्स के ऊपर जाते हैं, डिफरेंट एंकर्स बैठे हुए हैं और हर एंकर की अपनी अपनी लाइन है, या हर टीवी चैनल की अपनी अपनी लाइन है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि आपको यहाँ पे बायसनेस नजर नहीं आती? यहाँ पे बिल्कुल है, बायसनेस है, वो इदारों की पॉलिसी है। यानी मैं उसके, आप इस तरह से देखें ना, इस वक्त मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है। मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट, या इस वक्त जो ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो पावर का एक पूरा सिस्टम चला हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली आपको एंकर्स भी नजर आएंगे। अच्छा, अगर आप पीटीवी को देखें तो हमारे दोस्त ही वहाँ काम कर रहे हैं ना इस वक्त, तो ये सारे जर्नलिस्ट ही हैं, लेकिन वो खास लाइन के जर्नलिस्ट हैं। तो अगर कल को पीटीआई की गवर्नमेंट हो या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, तब भी जर्नलिस्ट ही होंगे। तो वो कौन से जर्नलिस्ट होंगे? सरकारी। सो ये होता है, और ये रियलिटी यही है, इसमें इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। पर्सनल बाइस भी है, उसमें बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, चूँकि एजेंडा सेटिंग है, नैरेटिव बिल्डिंग है, तो वो ट्विटर पे भी करते हैं सब कुछ, और वो अपने सोशल मीडिया पे भी करते हैं, और स्क्रीन्स के ऊपर भी वही कुछ होता है। अभी उमर भाई आपका रिसेंटली क्लिप बहुत वायरल हुआ है, वो आप मंसूर अली खान के प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, उस पर आपके साथ सैयद मुजम्मिल बैठे हुए हैं और उस पर डिबेट चल रही थी CM KP के हवाले से। उन्होंने सोहेल खान अफरीदी को कहा कि जी मैं 10 दफ़ा इनको कहूँगा क्लाउन।
तो ये क्या सहाफ़ी को ये ज़ेब देती है ये इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करना किसी के बारे में? मुज़म्मिल दोस्त है जी, हम बड़े अरसे से इकट्ठे काम कर रहे हैं। वो सवाल हुआ जो कि एक उस पूरे सेगमेंट के अंदर उन्होंने पूछा, उनके ट्वीट के ऊपर ही वो चंक बेसिकली हो गया, तो मैंने भी राय दी। देखिए, मेरा ख्याल ये है कि ये बहुत एक्सट्रीम वर्ड है। एक ऐसे शख्स के लिए या तो आप मुझे ये बताएं कि वो इलेक्ट ठीक नहीं हुआ, उसका वो फॉर्म 47 पे आया है, या वो मुझे ये बताएं कि वो लोगों की चॉइस नहीं है, उसके इलेक्शन में गड़बड़ है। नंबर 1 यहाँ से हम शुरू करेंगे ना बुनियाद से। फिर हम या तो कहेंगे कि सूबाई असेंबली ने उसको इलेक्ट नहीं किया। फिर हम या तो बताएंगे क्योंकि सिस्टम के अंदर जानना है ना, हाई कोर्ट ने उसको ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, गवर्नर ने ओथ नहीं लिया, यहाँ तक हो गया, उसका प्रोसेस फेयर है, वहाँ तक हमें समझ आ रहा है। अच्छा, अब हाँ वो है पीटीआई का, ये बात हम मानते हैं। दूसरी बात कि अभी उसने एक स्पीच की है, जिस स्पीच की बुनियाद के ऊपर आपका आर्गूमेंट ये है कि उसमें विमेन राइट्स की बात नहीं हुई, वो बात गलत है। मैंने वहाँ पे भी मेंशन किया कि उन्होंने वहाँ पे ख़वातीन बच्चियों की स्कॉलरशिप्स की बात की, जो मैटरनिटी का इशू है उसके हवाले से बात की कि अगर कोई गरीब खातून है, उसके यहाँ बच्ची पैदा होती है, लड़की पैदा होती है, उसको 3 महीने की गवर्नमेंट करेगी। इवन सोलराइजेशन की उन्होंने पॉलिसी दी, इवन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की, मोटरवेज की बात की, और वहाँ पे टूरिज्म बहुत बड़ा उनका काम है, उसके हवाले से ये सारी बातें की। चले, आप इसके ऊपर सवाल कर सकते हैं, ये हमारा राइट है और ये उनका भी राइट है। आप किसी की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करें कि ये वायबल नहीं है, ये ठीक नहीं है, लेकिन एक पहली स्पीच की बुनियाद पे, इस बुनियाद पे कि वो बंदा इमरान खान की तारीफ कर रहा है, तो आप उसको क्लाउन कहें, ये मेरा ख्याल है कि उस ऐवान की, उस सूबे के लोगों की, जिसको कलेक्टिव विजडम हम कहते हैं, उसकी तौहीन है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि उनके मुकाबले में जो लोग आए, जब उनकी बारी आई तो आपने क्या किया? यानी मरीम नवाज शरीफ भी आई थी ना, तो मरीम नवाज शरीफ की आप तारीफ कर रहे थे। और एक और बात कि इमरान खान की तारीफ नहीं करेंगे तो किसकी तारीफ करेंगे? अगर मरीम नवाज इलेक्ट हुई थी तो उन्होंने उस दिन नवाज शरीफ साहब की ईवान में तस्वीर सामने रखी हुई थी, अगर आपको याद हो, चूंकि मैं उस ईवान के अंदर मौजूदा कवर कर रहा था। बिलावल जरदारी कल को इलेक्ट होंगे या पहले किसका शुक्रिया अदा करेंगे? जरदारी साहब का करेंगे, अपनी वालदा को याद करेंगे। तो मेरा ख्याल है पॉलिटिकल लोगों का ये राइट है, अगर इमरान खान उनको ना करते नॉमिनेट तो वो वहाँ से वोट ना लेके आते। सो वो बहुत एक्सट्रीम था। फिर बाद में वो थोड़ा चिढ़ भी गए, उन्होंने कहा जी मैं उनको एक बार नहीं, मैं 10 बार ग्राउंड कहूँगा, और उस पर बहुत रद्द अमल आया। और मैंने कहा कि हम लाहौर बैठ के तय नहीं करेंगे। देखें, या तो देखें जमहूरियत मान लें, जमहूरियत है, फिर लोगों की राय है, वो गलत है, वो सही है। अगर नहीं तो फिर तो हम किसी और रास्ते पर चले जाएंगे ना, फिर उसकी कोई डिबेट नहीं है। फिर तो आप ये कह रहे हैं चूंकि आपको इमरान खान पसंद नहीं है, ठीक है, आपका राइट है, मुझे उससे कोई मसला नहीं है, मैं उस बिल्कुल नहीं आपको उस पर कर रहा, चूंकि जो उसकी जो चॉइस होगी तो वो उस पर जाएंगे। मसलन क्या हो गया कि जी ये इमरान खान ने असम्बली तोड़वाई है, जी ये इमरान खान ने जो है वो चीफ मिनिस्टर बनवाया, तो इमरान नहीं बनवाया है। मरीम नवाज को चीफ मिनिस्टर नवाज शरीफ नहीं बनाया ना, मुराद अली शाह को किसने बनाया? जरदारी साहब ने बनाया। तो ये लीडरशिप का ही काम है। तो मेरा ख्याल इसमें कबात है, तो मुझे उसके ऊपर मेरा ख्याल था कि गलत किया गया। मैंने कहा कि मेरा उसमें आर्गूमेंट ये था कि सूबे की कलेक्टिव विजडम के खिलाफ है, और ये उनकी इस तरह के जुमले के ना किसी भी लीडरशिप के बारे में, ये लोगों की तौहीन। अच्छा, हमारे यहाँ पे तासुर है कि पीटीआई को कल्ट यहाँ पे कहते हैं, क्या ये तासुर दुरुस्त है आपके ख्याल से? ये क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि उनकी मकबूलियत का तोड़ नहीं निकल पा रहा। इसलिए कहा जा रहा है कि तमाम तर कोशिश के बावजूद उसका वोटर टूट नहीं पा रहा। हमने मियाँ नवाज शरीफ के बारे में मियाँ के नारे वजन दे कि सुने ही सुना है, नवाज शरीफ एक नशा है, ये हमने जुमले सुने हैं, ठीक है। और क्या यहाँ पर जब मुस्लिम लीग नून को वोट मिलता था लाहौर में और पंजाब में, तो क्या वो कल्ट थे? वो कल्ट थे। ये हमने बुनियादी तौर पे कुछ टर्म्स को, कुछ टर्मिनोलॉजी को जिनका ताल्लुक माजी से, तारीख से है, उनको जोड़ के फाशिज्म से जोड़ना चाहते हैं। और उसमें कमाल बात क्या है, ये जो ज्यादा चीज आ रही है ये हमारे लेफ्ट के दोस्त इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी ये क्या, ये एक्सट्रीम है ना। देखें, एक राइट की शिद्दत पसंदी है जहां पे आप उस हद तक चले जाते हैं, एक लेफ्ट की भी शिद्दत पसंदी है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप देखें, इमरान खान की गवर्नमेंट होती है तो आप कहते हैं जी फाशिस्ट गवर्नमेंट है। क्यों कहते हैं? आप कहते हैं जी ये जॉब्स आ रही है, फला मसला हो रहा है। फिलहाल नहीं है, फिलहाल सब शानदार, आप सब ठीक है। हाँ। लेकिन अब वही लोग डिफेंड कर रहे हैं, वही लोग डिफेंड कर रहे हैं जो हमें कल बता रहे थे फाशिस्ट है। और इमरान खान आज ऑपोजिशन में होते हुए, जेल में होते हुए फाशिस्ट है। सही, बिल्कुल ठीक। ये एक नई डेफिनेशन है, वो पावर में नहीं है। और मुझे लगता है कि शायद उनके मुताबिक पाकिस्तान में जमहूरियत का ग्राफ बेहतर हो गया है, पाकिस्तान में इंसानी हुकूक का जो ग्राफ है वो बेहतर हो गया है, पाकिस्तान में इंसाफ का ग्राफ बेहतर हो गया है, पाकिस्तान में जो लोगों की फंडामेंटल राइट्स हैं और जो नीड्स हैं वो ग्राफ बेहतर हो गया है, वो बहुत बेहतर हो गया है। लेकिन
फाशिस्ट इमरान खान है। इमरान खान है। तो अच्छा एक और ये बताएं कि अली अमीन गंडापुर को हटाने का फैसला आपके ख्याल से दुरुस्त है? मेरा ख्याल ये है कि दुरुस्त या गलत मैं उसको नहीं कह सकता कुछ भी। मेरा ख्याल ये है कि पब्लिक पल्स के इस हवाले से फैसला किया गया, सियासी फैसला है। चूंकि पीटीआई क्राइसिस के अंदर है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, लीडरशिप जेल में है, कम्युनिकेशन का गैप है, तो आपने अपने कारकुनों को अपने साथ अटैच रखना है, कनेक्ट रखना है। आप मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ चीज़ें करेंगे। मेरा ख्याल है कि सियासी मूव है। अगर आप कहेंगे कि क्या ये गवर्नेंस के लिए किया गया, नहीं, ये गवर्नेंस के लिए तो नहीं किया गया। या आप कहेंगे तहरीक इंसाफ अगर खुद से ये मानेगी कि अली अमीन गंडापुर की गवर्नेंस ख़राब थी, वो कहेंगे नहीं हमारा चीफ मिनिस्टर तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। अच्छा भाई, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, फिर आपने उनको हटाया क्यों है? जी इसलिए हटाया कि हमारी वो खान साहब ने कह दिया तो हटाया। बेसिकली सियासी मूव ये है कि आपका कारकुन ये समझे कि हम लड़ रहे हैं, हम इमरान खान को छुड़वाएंगे, और बिल्कुल तहरीक इंसाफ वहीं की वहीं खड़ी है जहां 2022 या 2024 के इलेक्शन में खड़ी थी। कोई कमी हमारी पॉपुलैरिटी में नहीं आई, और देखा आज भी हमारे लोग हमारे साथ खड़े हैं। ये वैसी मूव थी, एक सियासी मूव है, अपने लोगों को ये तासुर देने के लिए या उनके हौसले बुलंद रखने के लिए, ना ये गवर्नेंस के लिए है ना कि। और सच्ची बात एक और है कि अगर गंडापुर इमरान खान को रिहा नहीं करवा पाए तो सोहेल अफरीदी कैसे रिहा करवा लेंगे? और वैसे भी जुलूसों एहतजाजों से कौन रिहा होता है? कोई रिहा नहीं होता। मैं तो जुमला हमेशा कहता हूँ शोज़ में भी, अपने वीलॉग्स में भी, इमरान खान की रिहाई का फैसला ना सोहेल अफरीदी ने करना है, ना अली अमीन गंडापुर ने करना है। इमरान खान की रिहाई का फैसला इमरान खान ने करना है। नहीं, वो तो मेक सेंस है कि वो उनको अपने थोड़े से नैरेटिव में थोड़ी सी आज करें, भी कल करें, 6 साल बाद करें, 6 महीने बाद करें, ये तो कुर्बानी होगी सिर्फ। नहीं, अली अमीन गंडापुर के बारे में तासुर ये दिया जाता था कि ये दोनों साइडों पे खेलते हैं, और जैसे हमने देखा कि इन्होंने कॉल्स दी और जिस तरह वो वापस चले जाते थे और सेटलमेंट कर लेते थे। इनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो कहते हैं कि अब जब तक इमरान खान से मेरी मुलाकात नहीं होगी या जब तक मैं तब तक किसी से मुलाकात नहीं करूँगा। तो ये आपको लगता है इससे कोई फ़ायदा होगा पीटीआई को? नहीं नहीं नहीं, ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये सिर्फ पब्लिक सेंट्रिक चीज़ें हैं कि इमरान खान से अच्छा अगर आप काबीना नहीं बनाएंगे तो मुस्लिम लीग नून को क्या फ़र्क पड़ता है? आप काबीना नहीं बनाएंगे तो पीपल्स पार्टी या एस्टैब्लिशमेंट को क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अपने कारकुन को तासुर दे रहे हैं कि मैं किसी से मिला नहीं हुआ, जो आप गंडापुर के हवाले से बात कर रहे थे। मेरा फ़ैसला इमरान खान के साथ है, इमरान खान जो कहेंगे मैं वही करूँगा। तो ये उस हवाले से वो चीज़ें कर रहे हैं। फ़र्क इससे मेरे ख्याल में कोई फ़र्क नहीं। मुझे वैसे आपका काफ़ी आपका इन डेप्थ एनालिसिस है। मुझे ये बताएं कि इनके अंदर वाकई ग्रुप बंदी हुई है, अलीमा खान ग्रुप और बुशरा बीबी ग्रुप? इसमें ग्रुपिंग है, इसमें कोई शक नहीं। सिर्फ वहाँ पे नहीं, आप तो बड़े बड़े लेवल पे मुझे बात कर रहे हैं। इवन पंजाब लाहौर लेवल पे ग्रुपिंग है। अगर आलिया हमज़ा को चीफ ऑर्गेनाइज़र उन्होंने बनाया हुआ है, आलिया हमज़ा को तस्लीम करने को उनके एमपीएस तैयार नहीं है। अगर किसी जगह पे कोई गैदरिंग हो और आलिया हमज़ा कह दे आपने जाना है, तो एमपीएस नहीं जाते। इम्तियाज़ शेख प्रेसिडेंट थे, उनको हटाया गया, उनकी लोग बात नहीं सुनते। ग्रुपिंग है, अलीमा खान वाला ग्रुप भी होगा, और फिर खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से ग्रुपिंग है, गंडापुर का ग्रुप अलग था, फिर आतिफ खान तरकई ग्रुप है, असद कैसर, जिसमें से अभी सोहेल अफरीदी आए हैं। तो इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। और एक और बात है, हर पार्टी में ग्रुपिंग होती है। क्या नवाज शरीफ का ग्रुप अलग नहीं है? वो नवाज शरीफ ग्रुप के लोग आज कहाँ पे हैं? साइड लाइन है। साइडलाइन शहबाज शरीफ साहब के ग्रुप के लोग हैं। इसी तरह से पंजाब में क्या हमजा शहबाज के लोग आज सूबाई काबीना में एंटरटेन किए गए हैं? नहीं किए गए। भाई होता है सियासी जमातों में, इसमें क्या बात है? आप लॉबिंग करते हैं और एमपीएस करते हैं, वुज़रा करते हैं, लेकिन उनका मसला इस वक्त ये है कि चूंकि मीडिया ने ये तासुर भी देना है, और अब शो तहरीक इंसाफ पे होना है, हेडलाइंस तहरीक इंसाफ पे बननी है, लेकिन चूंकि नेगेटिविटी पे बननी है, खिलाफ बननी है, तो वो ज़रा हाईलाइट ज़्यादा हो जाती हैं। यानी ये कोई नहीं पूछता कि अगर शहबाज शरीफ साहब रेलवे का इफ्तिताह करने आते हैं किसी कोच का रेलवे स्टेशन लाहौर पे, तो पंजाब की चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं जाती? अच्छा, फिर वो क्यों नहीं कहते कि जरदारी साहब का हाथ पकड़ के शहबाज शरीफ साहब तो चलते हैं, हमें तस्वीर भी जारी की जाती है, मरियम साहब उनको रिसीव करने क्यों नहीं जाती? तो ये ग्रुपिंग तो हर जगह पे होती है, और इसमें कोई बुराई तो नहीं है, सियासी बातें। भी हालिया दिनों में आपको पता है कि अमन ओमान के हवाले से एक इजलास हुआ है पीएम हाउस के अंदर। सब वज़राओं को बुलाया, सीएम केपी के भी जो नए हैं उनको भी बुलाया। उन्होंने पहले तो उन्होंने कहा जी मैं बिज़ी हूँ, मेरी कोई पर्सनल मसरूफियत है, लेकिन नेक्स्ट डे उन्होंने उसी दिन ट्वीट भी कर दिया उन्होंने कि मैं इस वजह से नहीं गया कि जब तक मेरी मुलाकात खान साहब से नहीं होगी। तो आपको लगता है इस तरह से वफाक और सूबे मिलकर चल पाएंगे? क्योंकि अभी ऑपरेशन भी चल रहा है हमारे मुल्क में, तो हमें एक पेज पे किस तरह से होंगे आपके ख्याल से? मेरे ख्याल से जाना चाहिए था, जिसमें उन्होंने मुज़म्मिल असलम को भेजा। देखें, आपका और इमरान खान का जो है वो ठीक है, आपका उनसे आपके वो लीडर हैं, आपको जाना चाहिए, आपको ये आर्गूमेंट बिल्ड करना चाहिए। लेकिन आप चीफ मिनिस्टर जब होते हैं तो आप सिर्फ पीटीआई के चीफ मिनिस्टर नहीं हैं, आप सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं।
और सूबे के कुछ मफादात होंगे, कुछ मसला मिसाल के तौर पे वहाँ पे जो इशू रेज भी हुआ जिस पे सुना कि कंसेंसस बिल्ड हुआ है, वो गंदम का इशू है। आप जानते हैं कि गंदम पंजाब से जाती है जी खैबर पख्तूनख्वा में। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सूबे की नकलो हरकत पे पाबंदी लगा दी, गंदम नहीं जा रही। अब वहाँ पे आटे की कीमत बढ़ गई है। अब ये मसला पीटीआई का मसला तो नहीं है, ये सूबे का मसला सूबे का है। मसला आपको जाना चाहिए। देखिए, जो कानूनी फोरम्स हैं या कानूनी ऑप्शंस हैं वो इस्तेमाल करें। अगर सियासी नैरेटिव बनाना है, सियासी चीज़ें करनी, वो करते रहे, आपको कौन रोक रहा है? यानी आपने कहा जी मुझे शहबाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद का फ़ोन किया, मैंने उन्हें कहा जी मैं अपने लीडर से मिलना चाहता हूँ, उनका मैं पूछ के बताता हूँ। आपने सोशल मीडिया पे शोर मचा लिया, पूछ के बताता हूँ कि ट्रेंड चला दिए, अच्छी बात, चलाएं, कोई मना नहीं कर रहा, ये आपका हक है। लेकिन जहाँ पे फोरम की बात है, वहाँ तो आपको जाना चाहिए। और ये आपके सूबे का है, ये आपका मसला नहीं है, तो आपको ज़रा रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा होना चाहिए। क्या ही अच्छा होता कि ये जो सारी बातें आप यहाँ कर रहे हैं, वहाँ पे मिलिट्री लीडरशिप बैठी हुई थी, वहाँ पे दीगर सूबों की लीडरशिप बैठी हुई थी, वहाँ अगर आप बात करते तो आपका केस ज़रा और बेहतर होता, सॉलिड आर्गूमेंट्स के साथ बात करते। मेरे ख्याल है उनको जाना चाहिए था, ना जाने वाला फैसला मुनासिब नहीं है। तो उमर भाई ये भी बताएं कि आपके ख्याल से करंटली पीटीआई के अंदर जो भी एग्जिस्टिंग लीडरशिप है, एक तो चेयरमैनशिप तो अंदर अंदर बैठे हुए हैं ना, जेल के अंदर है, जो अभी बाहर है, इनमें कोई ऐसी पर्सनालिटी आपको नज़र आती है जिसमें कोई आपको नज़र आता है कि जिससे आपको कोई उम्मीद नज़र आए कि यार ये बंदा है जो कि कुछ इस पार्टी के लिए कुछ कर सकता है? नहीं, वो तो सारे ही कहेंगे हम कर सकते हैं। पीटीआई का मसला ये है कि उनकी जितनी जेन्युइन लीडरशिप है, जो उसमें उनकी एक्सपीरियंस जिसको आप कहेंगे लीडरशिप है, वो सारी की सारी जेलों में है। अब देखें ना, पंजाब को शाह महमूद कुरैशी से बेहतर कौन जानता है? तो शाह महमूद कुरैशी जेल के अंदर हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप खैबर पख्तूनख्वा की आपकी एक पार्टी है, आप गवर्नमेंट के अंदर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, आपने पंजाब से आना है और इमरान खान को इस बात का पता है। इमरान खान ने हमेशा पंजाब में रहकर सियासत की है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 2013 में आपकी गवर्नमेंट कहाँ पे थी? खैबर पख्तूनख्वा में। इमरान खान ने कहाँ वक्त गुजारा? याब पंजाब में। चाहते तो कहते भाई मेरी गवर्नमेंट है, जाओ सूबे में प्रोटोकॉल एंजॉय करो, नहीं किया। तहरीक इंसाफ का क्राइसिस जो है वो पंजाब है और पंजाब में उनकी लीडरशिप नहीं है। अब आलिया हमजा को आपने चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया, वो खुद सजा याफ्ता हो गई हैं, वो कहाँ जा सकती हैं? यानी ये कैसे एहतजाज कि कल लाहौर आप कॉल दे दें, आप तो आ नहीं सकते खुद, तो आप नहीं आएंगी तो कौन आएगा? तो उनका क्राइसिस लीडरशिप का है। तो जो मौजूदा लीडरशिप है वो अपने तौर पे एफर्ट तो कर रही है, या वो करते कहेंगे भी हम कर रहे हैं, लेकिन सच्ची बात है उनके हाथ में है कुछ नहीं। क्या फैसला उन्होंने नहीं करना। लगता है आपको आने वाले दिनों में कोई पीटीआई के लिए कोई आसानियाँ होंगी आगे? अभी करीब तो नहीं, मुस्तकबिल करीब में नहीं है। ये जब टेन्योर पूरा हो रहा होगा, आखिरी साल होगा, तो उमूमन उस वक्त ये होती हैं चीज़ें, उससे पहले नहीं होती। ये क्योंकि 3 साढ़े 3 साल तो हो चुके हैं ना, वो हमारे वैसे मुल्क का वो टाइम वो टिक टिक नहीं, वो हो चुकी वो है। उसमें कन्फ्यूजन है ना अभी, कि अभी आया नोटिफिकेशन जो है वो आना है, नहीं आना, क्योंकि अब तो 5 साल टेन्योर हो गया। तो आया अभी से नोटिफिकेशन होगा तो 5 साल का होगा, या पिछली जो नवंबर इसमें तो कंप्लीट हो रहा है ना, तो इसके बाद 2 साल मजीद ऐड हो गया। तो क्या ये 27 तक होगा या अभी 25 से 30 होगा? तो वो मेरा ख्याल थोड़ी सी क्लैरिटी हमें 1 महीने के अंदर अंदर आ जाएगी। तो मेरा ख्याल है उमूमन हम ना उम्र के आखिरी हिस्से में हज करने जाते हैं और कहते हैं चले आप चीज़ें जो है ना करें। तो अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये जब भी होगा ये आखिरी के ऊपर होगा। फिलहाल सिस्टम जो है वो तहरीक इंसाफ को स्पेस देने के लिए किसी तौर पे तैयार नहीं है। ओके, अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा पाकिस्तान और अमेरिकन रिलेशंस के ऊपर। अभी आपने रिसेंटली देखा है शहबाज शरीफ साहब ने पूरी तरह किस तरह फ्लैटरिंग की है ट्रम्प साहब की। आपको लगता है ये डिप्लोमेसी थी? वैसे वो कहते हैं कि आप अमेरिका की दोस्ती से वैसे ही डरना चाहिए और इतनी ज़्यादा दोस्ती से बहुत ज़्यादा डरना चाहिए। ज़्यादा डरना चाहिए। यही हमें समझ नहीं आ रही कि वो क्या कर क्या रहे हैं, आखिर उनका इंटरेस्ट है क्या? अमेरिका और पाकिस्तान कोई स्ट्रेटेजिक फ्रेंड्स तो है नहीं, ना हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। इन रियलिटी तो यही बात है, हम ट्रांजैक्शनल दोस्त हैं। अब वो कौन सी ट्रांजैक्शन होनी है ये समझ नहीं आ रही। ये मिनरल्स वगैरह तो नहीं चल रहे? अब मिनरल्स तो पाकिस्तान उनके साथ कर चुका है ना, वो तो कर चुका है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप, जब चाइना हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हाल ही में हमने इंडिया की जंग के अंदर बाकायदा उनकी मदद के साथ, मदद से मुराद जो उनकी हमारी सपोर्ट हो सकती है स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर के ऊपर, वो सब हमने किया। उसके बावजूद वो हम पे जा रहे हैं। लोगों का ख्याल है कि इंडिया के हवाले से उनको हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। वो खुद से स्क्यू टाइट कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। कभी उनके वीज़ास को लेके कर देते हैं, कभी वो टेररिस्ट के लेके कर देते हैं। उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी वो मॉक कर देते हैं। वो एक बार काफ़ी है उनका जहाज़ कहना भी। मुझे यूँ लगता है जैसे खित्ते के अंदर वो पाकिस्तान से कोई और टास्क लेना चाहते हैं। अब वो है क्या, एक तो उन्होंने बगराम एयरबेस के हवाले से बात की थी थोड़ा सा पहले, फिर उस पर वो पीछे हट गए, या उस पर ज़्यादा फिर बात हुई नहीं है।
ये जो बेहतरी आई है, ये बेहतरी कोई पहली बार नहीं आई। आपको याद होगा मुशर्रफ साहब कहा करते थे कि मेरा जब दिल चाहता है मैं फ़ोन उठाता हूँ और बुश से बात कर लेता हूँ। ये हम माजी में भी सुनते आए हैं। लेकिन जब जब ऐसा हुआ है उसके बाद कोई गड़बड़ ज़रूर हुई है। अब इसको आप वो कोई कंस्पिरेसी थ्योरी कहना चाहते हैं या अच्छा उमर, ये बताएं कि आपकी पाक अफगान कशीदगी के बारे में क्या राय है? अफ़गानिस्तान के तालिबान का एक पूरा रिकॉर्ड है माजी का। आपने माजी में जब उन्होंने आपसे कहा था उसामा बिन लादेन को दे दो, आपने नहीं दिया, आपने पूरा मुल्क तबाह करवा लिया। हम भी यही कह रहे हैं भाई, टीटीपी से निकलो। हम आपके साथ नहीं लड़ना चाहते, हम अफ़गानिस्तान की आवाम से नहीं लड़ना चाहते, हम दुश्मनी पालना नहीं चाहते। लेकिन वो शायद पता नहीं किस चक्कर में है, तो वो खैर अच्छा हो गया सीज़ फायर वाला वो मान वो गए। 3 क्रिकेटर्स भी मर गए हैं और उनका उसका भी अब उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया हम पे, पाकिस्तान ने करवाया ये। अफगान क्रिकेट टीम अब इल्ज़ाम तो फिर जंग में आपको पता है इस सब की चीज़ होती है। लेकिन पाकिस्तान कह भी रहा है और हमें करना भी चाहिए। मैंने आज एक और भी जगह बोला है, हमें अफ़गानिस्तान की आवाम को अपना दुश्मन नहीं बनाना। हमें अफ़गानिस्तान की आवाम से नहीं डरना, हमारा मसला ही नहीं अफ़गानिस्तान से। जो अफ़गानिस्तान से मसला नहीं है, वो केटर किया है, इतने साल आपने उनको मैं वही कह रहा हूँ। मेहमान बना के रखा है, तो अब ये हमारा मसला अफ़गानिस्तान से है ही नहीं, हमारा मसला टीटीपी है। चूंकि वो वहाँ पे हम उनसे कह रहे हैं या आप इनसे पीछे हट जाएं, अगर आप खुद कार्रवाई करें, आप नहीं करेंगे तो हम करेंगे। सिंपल सी बात। लेकिन वो तो इंडिया के आपको पता है हाथों में खेल रहे हैं, तो इंडिया पीछे से उनको खिला रहा है हर तरह से। मेरा ख्याल है उनके पास ऑप्शंस और कार्ड्स बहुत कम है। देखिए एक लैंड लॉक कंट्री है। हमने उनके अफगान ट्रांजिट के वो जब रोके, अभी वाघा से रुक गए, कराची क्लियरेंस रोक दी, आप नहीं कर पाएंगे, आपके लिए पॉसिबल नहीं है। और रही बात इंडिया के लिए, ईरान की जो अलाइनमेंट है इंडिया को लेकर काफ़ी चेंज हुई है, खासकर पोस्ट वॉर जो सिचुएशन है, उन्हें उस वॉर के अंदर अंदाज़ा हुआ है कि कौन उनके साथ था कौन नहीं था। मेरे ख्याल पाकिस्तान बेहतर पोजीशन के अंदर है। अफ़गानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, हमारा एक अपना स्टांस है। अफ़गानिस्तान के साथ ईरान का बॉर्डर लगता है, ईरान का एक अपना स्टांस है। चाइना लगता है। इंडिया फ्रस्ट्रेटेड है इस वक्त बहुत। इसमें कोई शक नहीं है, मैं खुल के मानना चाहिए कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली बहुत अच्छा प्ले किया है। हम एक बेहतर पोजीशन के अंदर है। बेशक अमेरिका जिस भी वजह से हमारे साथ इस वक्त मोहब्बत का इजहार कर रहा है, इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर हम बहुत अच्छी पोजीशन के अंदर हैं। तो बांग्लादेश वाले आपने ताल्लुकात पाकिस्तान में, उसमें बेहतरी आई है। इंडिया की वहाँ परेशानी है। ईरान के साथ आपने देखा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान का पैक्ट हुआ तो ईरान ने उसको अप्रिशिएट किया। माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ। इंडिया वाली जंग के अंदर ईरान खुल के पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरा ख्याल है इंडिया एफर्ट तो करेगा नहीं, लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर भी इस अप्रोच के हवाले से है कि मेरा ख्याल है एक हद के बाद उनके ऊपर भी प्रेशर आएगा कि आप इस तरफ ना जाएं, और इंडिया नहीं कर पाएगा। देखिए इंडिया उसके हामिद करज़ई के दौर में भी तो ये जलालाबाद, ये सारे यहाँ पे उनके थे, क्या कर लिया था, कुछ भी नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशन से चाइना के साथ हमारे रिलेशन जो होंगे ख़राब हो सकते हैं। मैं नहीं समझता सर, हमारे ताल्लुकात बहुत पुराने हैं, बहुत एतमाद के साथ हैं, और वो उस लेवल के ऊपर है जहाँ पे हम माजी में भी उनके लाए रहे हैं। हम 2001 के बाद इतने साल रहे। पाकिस्तान को इस बात की अंडरस्टैंडिंग है, चाइना को भी अंडरस्टैंडिंग है कि हमारी कुछ मजबूरियां हैं। ज़ाहिर हम इतने पावरफुल मुल्क नहीं है, हमारे पास इतना रिसोर्स उस लिहाज से फाइनेंशियली भी नहीं है। हम अमेरिकन मॉडल पर डिपेंड करते हैं, IMF को लेके, बाकी चीज़ों को लेके। एक लाइन है हमारी, उस लाइन से हम आगे नहीं जाते, और हम किसी ना किसी लेवल के ऊपर जाके उस बैलेंस को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। और मेरा ख्याल है हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 चाइना थी, है और रहेगी। और अगर कोई ऐसी चीज़ इस तरह हो रही है, मैं श्योर हूँ इस बारे में पाकिस्तान ने ऑलरेडी कॉन्फिडेंस के अंदर अपने दोस्तों को लिया होगा, चीन को लिया होगा, उनको बताया होगा, और चाइनीज़ को पता है कि पाकिस्तान कितना उधर जाना है और कितना नहीं जाना। मैं नहीं ऐसा समझता कि उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ बताएं, आप फील्ड में होते हैं और ये हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी, क्योंकि हमारी स्टॉक एक्सचेंज और बाकी मामलात बड़े अच्छे जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि आने वाले साल में कंसिस्टेंसी रहेगी इस मुल्क में? मेरा ख्याल है कि स्टेबिलिटी हमने जो इस्टेब्लिश की हुई है, जो हम हमेशा से करने की कोशिश करते हैं, वो डंडा प्रोग्राम के ज़रिए है। जेन्युइन स्टेबिलिटी उस वक्त होगी कि जब मुल्क में पॉलिटिकली तमाम चीज़ें नॉर्मलाइज हों। आपने एक सियासी जमात को, जो इस पॉपुलर सियासी जमात है जिसका बहुत बड़ा वोट बैंक है ग्राउंड के ऊपर, आपको पसंद हो या ना पसंद हो, आपने उसको दीवार में चुना हुआ है, लगाया नहीं हुआ, दीवार में चुना हुआ है। तो जब आप ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो कि आप तो फिर आप कैसे इस्तेहकाम आएगा? वो मुसलसल जिस तरह हमने बात की है, एहतजाज की बातें कर रहे हैं, तब्दीली की बातें कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल है इस्तेहकाम उस सूरत में ही आएगा जब तमाम जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो एक बैठें, कुछ नए जो रूल्स हैं उसको सेट करें। मसलन नए इलेक्शंस पे जाएं, या नए इलेक्शंस के, मैं ये नहीं कह रहा कल ही चले जाएं, आप एक टाइम फ्रेम सेट कर लें, इलेक्शन कमीशन को रिफॉर्म करें, एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें सबका एतबार हो कि अगर नवाज शरीफ साहब जीत के आ रहे हैं तो हाँ जी बिल्कुल ठीक जीत के आ रहे हैं, इमरान खान जीत के आ रहे हैं जी बिल्कुल ठीक जीत के आ रहे हैं। ये जो सर्कल है इससे निकलना पड़ेगा।
मुझे लग रहा है कि ये जो हमें जिस तरह कंट्रोल्ड क्योस होता है ना, ये कंट्रोल्ड एक मुझे स्टेबिलिटी नज़र आती है। और उस स्टेबिलिटी में शायद मौका मिले तो बहुत सारी चीज़ें उस तरह से है, जिस तरह वो कहते हैं ना इमरान खान के दौर में पॉजिटिव रिपोर्टिंग कर रही हैं, अभी बहुत सारी पॉजिटिव रिपोर्टिंग है। जब चीज़ें इस तरफ होंगी तो रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे। और जेन्युइन स्टेबिलिटी उस वक्त हम समझेंगे जब आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, जब हमें पता चलेगा कि आपकी कंपनीज छोड़ के नहीं जा रही, कंपनीज मुल्क में आ रही हैं, नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट में पहले से फ़र्क आया, तो फिर मेरा ख्याल हम बेहतर तौर पे, क्योंकि जो बिजनेसमैन बैठा हुआ है, इन्वेस्टर बैठा हुआ है जिसने यहाँ पैसे लगाने हैं, वो सबसे बेहतर जज है। वो खुद इंडिकेटर है कि दुनिया आप पे कितना ट्रस्ट करेगी। ये बात ठीक है, इस वक्त सिस्टम इन कंट्रोल है मुकम्मल तौर पे। आज उनकी पोजीशन बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू 2022, ये ठीक है। लेकिन जो आपको जिसको कहते हैं ना कि ऑर्गेनिक चीज़ें, वो नज़र नहीं आ रही। हाँ तो भाई आखिरी सवाल ये कि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं बहुत सारे सियासत में भी अब आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान का फ्यूचर इन नए सियासतदानों के साथ ब्राइट होगा? मेरा ख्याल है कि जिस तरह हमने इतनी सारी बातें की, जिस तरह सोहेल अफरीदी के बारे में बात की है, उसमें एक पॉजिटिव आस्पेक्ट भी था कि सोहेल अफरीदी किसी पॉलिटिकल फैमिली से नहीं है। सोहेल क्लास अफरीदी बैकग्राउंड है। किसी ऐसी से नहीं है जो बहुत इलीट फैमिली हो। स्टूडेंट से पॉलिटिक्स से आया हुआ नौजवान है और आज वो एक सूबे का चीफ मिनिस्टर बन गया। ये एक पॉजिटिव आस्पेक्ट है। अनफॉर्चुनेटली जो तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिसमें मुस्लिम लीग नून है, जिसमें पीपल्स पार्टी है, दीगर, उनमें कोई ऐसा रिवाज नहीं है। जब जब बारी आएगी, यानी आप मुझे ये बताइए कि अगर शरीफ फैमिली में चीफ मिनिस्टर बनना हो तो कहाँ से बनेगा चीफ मिनिस्टर? हमजा शहबाज का नाम मेरे दिन में साथ ही, अब जब शरीफ फैमिली आती है हमजा शहबाज, मरीम शहबाज, हाँ जी। उनकी तरफ से आएगा। इस तरह से हम जरदारी फैमिली को देखते हैं कि चलें किसी ना किसी लेवल पे टॉप पे उनकी फैमिली से ही फर्द आएगा। तो पाकिस्तान के नौजवान जो नई नस्ल है वो बहुत शार्प है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत टैलेंटेड भी हैं हर लिहाज से। तो और उनकी इन्वॉल्वमेंट है। देखें, ये जो 2024 का इलेक्शन है, ये पाकिस्तान के नौजवानों का इलेक्शन था। उसमें जिस तरह वोटिंग पैटर्न आया, जिस तरह से उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिस तरह से सोशल मीडिया को लेकर उन्होंने ट्रीट किया है, तो मुस्तकबिल को उनका ब्राइट है। और शायद पीटीआई की पॉपुलैरिटी की वजह भी एक यही है कि नौजवानों को कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट नज़र आता है। यानी आप जहाँ बैठ के इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं पीटीआई को, उनके बारे में बातें करते हैं, तो लोगों को वहाँ अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। लोगों को लगता है कि आप सेनेटर बन सकते हैं, आप एमपीए बन सकते हैं, आप एमएनए बन सकते हैं। तो फिर लोग उसी तरह रुझान की तरफ जाएंगे जहाँ उनको एक ज़माने में, आपको याद है, एमके हुआ करती थी, है तो अभी भी, लेकिन जेन्युइनली जब वो आते थे तो अल्ताफ़ हुसैन, जिसको हमने मिडिल क्लास के लोगों को देखा, वो असेंबलियों में पहुँचे। लोग जो उनसे नफ़रत का इजहार करते थे जब वो एमएनएस बनते थे, सेनेटर्स बनते थे, तो एक ज़माने में वो चीज़ थी और फिर वो अट्रैक्ट भी लोग उनसे होते थे इसी बुनियाद के ऊपर। और फिर और जो सियासी जमातों में, जमात इस्लामी किस किस्म की जमात है, इलेक्शन जीते या ना जीते, लेकिन वो एक पूरे प्रोसेस से कोई भी आदमी ऊपर जा सकता है। दीगर जमातों में वो ट्रेंड नहीं है। लेकिन मैं बड़ा होपफुल हूँ इस बारे में कि पाकिस्तान के नौजवानों को इस सोशल मीडिया की वजह से, आपने देखा ये जो हालिया इलेक्शन, उसमें कितने नए फेसेस आए। इवन हम पंजाब असम्बली में थे तो बहुत सारे लोगों को देखना पड़ता रहा, ये कौन है, पता नहीं, ये एमपी है, बिल्कुल नौजवान, कम उम्र, वो जीत के आ गया। और इन्हीं पॉलिटिकल, उसमें क्या हुआ कि जो ऐसी पॉलिटिकल फैमिलीज थी जिन्होंने ज़रा अपना वो बदल लिया या इनके ऊपर दबाव था, आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वो साइड पे हुए, तो कोई हल्के का के नौजवान, आपको याद है लोधरा वाला इलेक्शन जो था जिसमें जहांगीर खान तरीन, जी एक खातून थी पीटीआई की, उसमें कैंडिडेट थी, उसने वो बयान दिया कि मैं नहीं इलेक्शन लड़ूंगी। इन्होंने 24 से 48 घंटे पहले एक उम्मीदवार को किया, उसके गालिबन 50,000 के करीब वोट थे। अब सोचें कि आपका इलेक्शन कैंपेन खत्म होने तक एक कैंडिडेट था, वो विड्रॉ हो गया, आपने बता दिया ये बंदा, जिसने आपकी कैंपेन भी नहीं की, आपने कहा अब हमारा उम्मीदवार ही है, लोगों ने उसको वोट दे दिया। तो इस किस्म की बहुत सारी और भी चीज़ें हमने देखी हैं। सो ये बात ठीक है कि इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो इस मुल्क के नौजवान है, उन्होंने ही फैसला करना, चूँकि वो आबादी का इतना बड़ा पोर्शन है, मोर देन 50%। सो उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और जो सियासी जमात उनके लिए दरवाज़ा खोलेगी, लोग उनके लिए अपने दिल खोल देंगे, और जो उनके लिए नहीं खोलेगी, फिर आपको पीटीआई से आपकी जान नहीं छूटेगी। आप पीएमएलएन की बीट भी कवर करते हैं, राइट? तो आपको लगता है मरीम नवाज पंजाब में काफ़ी काम करवा रही हैं? मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, वो एफर्ट करती नज़र आ रही हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने चूँकि कवर किया सैलाब को, मैं वहाँ था और मैंने जो ग्राउंड पे देखा, एक उनका सिर्फ मसला है जो मैं कहता हूँ, पता नहीं क्यों लोग उनको कबूल नहीं कर रहे। अब लोगों की जिद है। शायद उनका वो सोशल मीडिया सेल जो है नहीं, सेल उस तरह से उनको पोर्ट्रे नहीं कर पा रहा। ऐसा नहीं है, उसकी एक और वजह। हाँ, जिस नौजवान ने वोट दिया पोलिंग स्टेशन के ऊपर और उसका उम्मीदवार पोलिंग स्टेशन पे जीत गया,
रात को उसको पता चला कि मेरा जीता हुआ उम्मीदवार आरओ के कमरों से हार गया, तो वो आरओ के कमरों से जीतने वालों को कैसे कबूल करेंगे? ये प्रॉब्लम है। वो जिद है कि अच्छा तुमने मेरा वोट बदला, अच्छा तुमने मेरा नतीजा बदला, चलो फिर ठीक है। वैसे जनरली आपको उनके अंदर मोटिवेशन नजर आ रही है कि वो कुछ करना चाह जी रही मैं है? मैं कह रहा हूँ कि चूंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है, पॉलिटिकल नैरेटिव आपका इस वक्त डेड है, आपकी पॉलिटिकली जो एट लार्ज पब्लिक एक्सेप्टेंस उस तरह से नहीं है, तो आपको क्या करना है? आपको डिलीवर करना है, आपको काम करते नजर आना है, इफेक्टिव नजर आना है। वो एफर्ट करती नजर आ रही है, मैं इस बात को मानता हूँ। इन दोनों नौजवानों में से बिलावल में और मरीम नवाज में आपको ख्याल से बेहतर कौन सा आपके नजर मरीम व्हाई नॉट बिलावल? मुझे ये लगता है कि उन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया, पीपल्स पार्टी का एक मसला ये है कि पीपल्स पार्टी सिर्फ तकरीरों तक जमहूरियत को लेके जाना चाहती है। जमहूरियत में गवर्नेंस भी ज़रूरी होती है। उसकी एक मिसाल देना चाहता हूँ, आप दो शहरों को कंपैरिजन कर लें। यहाँ पे पीटीआई की गवर्नमेंट हो या नून लीग की गवर्नमेंट हो, आपको लाहौर शहर में एक शायद है सबसे बड़ा शहर है और ये आपका फेस है, ये पंजाब का फेस है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। हाँ ये अलग बात है, फिर हम बहस अगली करेंगे कि लाहौर में सारा लगा रहे हैं, जनूबी पंजाब आप क्यों नहीं जा रहे, आपने अपर पंजाब क्यों नहीं जा रहे, वो बाकी बात की है। लाहौर में आपको काम करना है, आपको लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर कराची के मुकाबले में ज़मीन आसमान का फ़र्क तो कोई दो राय नहीं इसमें। है। आपने कराची में क्या किया? यानी मैं हमेशा कहता हूँ कि हम बिलावल साहब की किसी तकरीर से मुतासर होने ही लगते हैं कि कराची की कोई बारिश हमें फिर रोक देती है। वो सिर्फ इस पे डाल देते हैं ये कराची में हमारी इतनी सीट्स ही नहीं है हमारे पास। गवर्नेंस उस तरह से वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहे। फिर पीपल्स पार्टी माजी की तकरीरों में खड़ी हुई है, लेकिन पाकिस्तान का नौजवान उनके मौजूदा किरदार को देखता है। जब वो देखता है कि आप 26वीं तरमीम में आपका रोल क्या है, फिर पाकिस्तान का नौजवान देखता है कि आप ब्रूट मेजॉरिटी की धमकियां देते हैं, फिर पाकिस्तान का नौजवान देखता है जिस सिस्टम के खिलाफ वो खड़े हैं, वो उनके फैसिलिटेटर हैं, वो उनके साथ बैठे हुए हैं, तो शायद वो उस तरह से उनके मसाइल है। वो भाई थैंक यू वेरी मच फॉर बहुत अच्छा लगा, प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छा। मैं आपके इस सेटअप के लिए आपके लिए बहुत दुआ करता हूं। थैंक यू वेरी मच।